जोहार नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और इस अर्थव्यवस्था के कारण जो आम लोगों को फायदा हो रहा है, उस पर आज चर्चा के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर रमाकांत अग्रवाल जी। रमाकांत अग्रवाल जी XISS में वरिष्ठ प्राध्यापक हैं, साथ ही झारखंड प्लानिंग बोर्ड में आप मेंबर रहे हैं, वेटरेन इकोनॉमिस्ट हैं, देश के कई बोर्ड में आप अभी भी हैं। आपका रमाकांत जी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रमाकांत जी, जिस दिशा में और जिस सोच को लेकर के हम लोग आज बैठे हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था, वर्तमान अर्थव्यवस्था, हम इतिहास और भविष्य की बात नहीं करते हैं, वर्तमान अर्थव्यवस्था को आप किस रूप में देखते हैं? मेरे विचार में भारतीय अर्थव्यवस्था अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है जी। अभी मैं आपको बताऊं, कुछ आंकड़े अगर दूं तो एक कॉन्सेप्ट है अर्थशास्त्र में, उसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP। उसके हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहला अमेरिका है जी। दूसरा चाइना है और तीसरे हम लोग हैं। और अगर ऑफिशियल एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2031 तक हमारी अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, जिसका मतलब है कि हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। तो अभी हमारा जो GDP है, नेशनल इनकम, वो $3.5 ट्रिलियन का है जी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 5 से 7 सालों में हम लोगों का जो GDP का आकार है वो करीब करीब $7.5 ट्रिलियन होने वाला है। ये तो बड़ा अचीवमेंट है सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आपको मैं ये बताऊं कि कोई भी देश तब तक अर्थव्यवस्था में समानता नहीं ला सकता है जब तक आपकी अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा न हो। जब आपके पास केक का साइज ही छोटा होगा तो आप उसको कितने भी हिस्सों में बांट लें, किसी को क्या ही मिलेगा। जी जी। तो इसीलिए ये केक का हिस्सा अब इतना बड़ा हो रहा है कि जिसमें हम अपने देश के लोगों को फायदा भी पहुंचा पाएं। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक दूसरी जो बात है, आपने कहा PPP, जो सामान्य लोगों की परचेज कैपेसिटी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? तो परचेजिंग पावर एक्चुअली जो मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा वो है परचेजिंग पावर पैरिटी। उसमें क्या है कि मान लीजिए अगर एक कप कॉफ़ी अमेरिका में $1 में मिलती है और हमारे यहाँ 25 रुपये में मिलती है, तो $1 का एक्चुअल वैल्यू 25 रुपये होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ अभी 80 रुपये है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने वो अर्थव्यवस्था का आकार नापा और हमने कहा कि वो तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। आपका जो एक और एडिशनल प्रश्न है वो है कि हमारे यहाँ के लोगों का परचेजिंग पावर कैसे बढ़ा है। मैं आपके साथ एक आंकड़ा शेयर करता हूँ कि अभी देश में $2 ट्रिलियन के बराबर कंजम्पशन होता है। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं, फिल्में देखते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, वो उसका आकार है $2 ट्रिलियन। जी। कहाँ से इतना सारा पैसा लोगों के बीच में आया? ये तभी आया जब हमारी GDP बढ़ी, हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा, और ये अगले 5 सालों में करीब करीब $5 ट्रिलियन होने वाला है। तो ये अभी आप देखेंगे कि पूरे विश्व में रिसेशन और कोविड के चलते अनसर्टेनिटी है, लेकिन इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि हमारे को शायद बहुत ज़्यादा बाहर के देशों पर निर्भर नहीं है। हमारे देश के लोगों का परचेजिंग पावर खुद इतना है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को खुद अपने दम पे चला सकते हैं। मतलब आर्थिक दृष्टि से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। वो मोदी साहब ने कहा भी है कि वोकल फॉर लोकल। जी। तो हम लोग अभी आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और आत्मनिर्भरता का ये मतलब नहीं है कि हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए बाहर के लोगों के लिए। उनका मतलब ये है कि हम दूसरों पे निर्भर ना करें, बाहर से सामान लाएं और उसको यहाँ वैल्यू ऐड करके हम दूसरों को बेचें, ताकि हमें और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिले। रमाकांत जी, कैसे, मतलब ये जो चेंज आ रहे हैं, मतलब ये तो मिरेकल है ना? बिल्कुल।
तो ये जो चेंज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? ये इसमें सबसे बड़ा रीज़न मेरे ख्याल से भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो हैं। उसमें एक बहुत बड़ी नीति है, उसको कहते हैं हम लोग PLI, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, और एक स्टार्टअप इंडिया। ये दो ऐसी स्कीम्स हैं जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। अभी आप देखिए, ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है कि आज हमारे देश में एप्पल कंप्यूटर्स आ करके और आईफोन बना रहा है। कल तक सारे एप्पल के आईफोन चीन में बनते थे, चीन में बनते थे, और बिल्कुल। उसकी कंपनी का नाम था फॉक्सकॉन, मेरे ख्याल से फॉक्सकॉन था ही। जी। और आज हमारे यहाँ एप्पल वाले ये सोच रहे हैं कि देश में इस तरह का आधारभूत संरचना भी है और इस तरह का वातावरण भी है, इकोनॉमिक वातावरण, जिसमें हम हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी, जो उच्चतम गणक वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आईफोन अभी बनना शुरू हो गया है। और अभी आपको पता होगा वो लैपटॉप में जो सबसे महंगी लैपटॉप होती है मैकबुक, जो 3-3 लाख रुपए तक की एक मैकबुक आती है, अब 1 साल के अंदर वो भी बनने लगेंगी। इसका मतलब है कि हमारे देश में आर्थिक वातावरण इस तरह का बदलाव आया है जिसमें न सिर्फ हमारी कंपनियां, देश की कंपनियां, बल्कि बाहर की कंपनियां भी आ करके बहुत मतलब उल्लास के साथ यहाँ पर वो अपना प्रोडक्शन कर रही हैं, जिसके चलते हमारे यहाँ रोजगार, हाई क्वालिटी रोजगार भी बहुत बढ़ा है। अच्छा प्रोफेसर साहब, इसको थोड़ा सा और हम चेंज जी, करते हैं। जी। एक तो शहर है, दूसरा हमारा गांव है। जी। तो ज़्यादातर हमारी जो जनसंख्या निवास करती है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ग्रामीण सेक्टर को कैसे पुश कर रही है ये हमारी जो वर्तमान सरकार है, तो या यह हमारा वर्तमान इकोनॉमी? जी, तो एक चीज़ तो ये मानना ही होगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में 70 से 80% लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर हैं, और कृषि की व्यवस्था अभी जो है दशा वो बहुत अच्छी नहीं है, और उसके न जाने कितने कारण हैं। आप सोचिए, अगर आप उत्पादन ठीक ना कर पाए तो एक प्रॉब्लम, जी बिल्कुल, और उत्पादन ज़्यादा कर पाए तो एक प्रॉब्लम, जी बिल्कुल। अब अगर आप उत्पादन अच्छा कर पाए तो आपको उम्मीद रहती है कि भारत सरकार, उसको कहते हैं ये एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस, मतलब सपोर्ट प्राइस पर वो खरीद लेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर वो आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीद लेगी। लेकिन भारत में टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट जो सपोर्ट प्राइस पर जिसको सपोर्ट मिलता है उसका सिर्फ 6% उस पर खरीदा जाता है। बाकी क्या होता है, अगर आप गांव में जाएं, और आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं गांव के बारे में, कि जो किसान अपना प्रोडक्शन किए वहीं पर वो प्राइवेट ट्रेडर्स आ करके उनका माल उठा करके आधे दाम में ले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो उसके चलते क्या होता है कि उनकी दशा बढ़ती ही नहीं है। तो अभी देखिए, उनको सबसे पहले तो उनकी दशा सुधारनी है। तो उसके लिए जो भारत सरकार है उसने एक किसान मान धन योजना शुरू की, जिसमें 6,000 रुपये प्रति साल उनको दिया जाता है। मेरे ख्याल से 2-2 हज़ार रुपये हर 4 महीने पे दिए जाते हैं। तो उनकी दशा में कुछ सुधार हुआ। लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर को अगर आपको एक ओवरऑल बढ़ाना है तो आपको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, चाहे वो सिंचाई की व्यवस्था हो। रोड में बहुत काम हो रहा है, ग्रामीण सड़क, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसमें बहुत काम हुआ है। जो पहले हमारे किसान वहाँ तक मंडी तक नहीं पहुँच पाते थे अपने उत्पाद को ले करके, वो अब पहुँच पा रहे हैं। कनेक्टिविटी बढ़ी है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, और उसको वो अपने उत्पाद को वो अब सरकारी प्राइस पर बेच पा रहे हैं, जो कि पहले नहीं हो पाता था। तो ये एक उसमें और प्रॉब्लम क्या है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में, कि देखिए आप सोचिए, आपकी भूख जी सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में ही लिमिटेड होती है। नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में आपकी भूख अनलिमिटेड है। जैसे आप 2 गाड़ी के अगर मालिक हैं तो आपको लगेगा 10 गाड़ी और आ जाए तो कोई बात नहीं, 50 गाड़ी और आ जाए तो कोई बात नहीं, 4 घर हैं तो 20 घर और बन जाए, 50 फ्लैट और हो जाए। लेकिन खाना जो है वो आप उतना ही खाएंगे, उतना ही खा सकते हैं जितना आपके पेट में अटेगा, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेचर, इसका जो स्वभाव है वो इस तरह का है कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ ही नहीं सकता। लेकिन इंडिया का चूंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है,
यहाँ पे अभी मुझे जितना पता है 140 करोड़ लोग रहते हैं, उसको खिलाना मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है। तो हमें हमारे जो किसान भाई है, इसीलिए शायद जय जवान जय किसान में जय किसान का नारा लगा, क्योंकि वो इतना मेहनत करके हमें खाना देते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना खिलाते हैं। पहले हम PLI स्कीम होती थी, सॉरी उसको कहते थे अमेरिका एक भेजता था हमें अन्न, जब हमारे यहाँ ड्रॉट आ जाता था, अकाल आ जाता था। अभी हमारे यहाँ अकाल भी आता है तो भी हमारे यहाँ अन्न के भंडार इतने भरे हुए हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कारणों के चलते जो किसान भाई लोग हैं उनकी दशा में बहुत सुधार नहीं हुआ है। अच्छा प्रोफेसर साहब, इसको थोड़ा और हम जी। आगे बढ़ाते हैं। जी। दो बात होती है, एक तो कल्याणकारी योजनाएं होती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी सेक्टर के लिए। तो वर्तमान दौर में जो कभी किसी समय में या किसी सरकार के द्वारा जिस दिशा में नहीं सोचा गया, मतलब किसानों के कल्याणकारी योजना के बारे में सोची, बट ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सोच रही है जी, इसका तो कुछ लाभ। बिल्कुल, अभी वो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट हुआ है जी, जिसके तहत एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो उसको भारत सरकार करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। प्रोत्साहन किस तरह का कि उसमें अगर कोई लोन लेता है, वो 3% उसको लोन ब्याज दर से कम में मिलता है। मार्केट में अगर 8% है तो उसको 5% 4% में मिलेगा। तो भारत सरकार उस दिशा में भी बहुत काम कर रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उनकी एक सिंचाई योजना है जो उसको कहते हैं समेकित सिंचाई योजना, बहुत तरह का। और वो अभी सॉइल कार्ड अभी भारत सरकार ने इशू किया है, जिससे आप अपने सॉइल की प्रोफाइल को जांच सकते हैं और उस प्रोफाइल के आधार पर आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको कौन सा क्रॉप उपजाना चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा फायदा हो, कैश क्रॉप उपजाएं या नॉन कैश क्रॉप उपजाएं। तो बहुत सारा काम इसमें हो रहा है। खाद जो फर्टिलाइज़र है उस पर अकेला एक ऐसा वो फर्टिलाइज़र ऐसा बचा जिस पे अभी भी बहुत ह्यूज सब्सिडी है, अपार्ट फ्रॉम वो फूड सब्सिडी जो आप इस चर्चा के पहले बता रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना, ये सिर्फ भारत ही, और बहुत मिनिमम प्राइस, और एक बार तो 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया सर। बिल्कुल। वो जो जन कल्याण अन्न योजना करके जो शुरू हुआ था कोविड के समय, उसमें तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दिया गया 5 किलो पर मंथ पर पर्सन, जो भी जिसका भी राशन कार्ड था उसको सबको 1 साल तक दिया गया। उसके बाद अभी वो क्या किया गया है, उसको शिफ्ट कर दिया गया है PDS में, ताकि मिनिमम प्राइस पर आपको मिलता रहे। तो देश में कल्याणकारी योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो कुछ तो जरूर चल रही हैं, जिसके चलते अभी आप देख लीजिए ग्रामीण उज्ज्वला योजना जी, उज्ज्वला योजना के अलावा गैस का आपको बिल्कुल। गैस दे रही है, तो आपके फेफड़ों में जो वो लकड़ी वगैरह जला करके और बीमारियां होती थी, अब उससे आप कुछ बचा पा रहे हैं। फिर आप उसके अलावा बहुत सारी इस तरह की योजनाएं हैं जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पर जो डिस्ट्रेस था उसको कम किया जा रहा है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको भी बढ़ाया गया है ताकि लोगों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल पाए। हाँ, मतलब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसलों में भी बढ़ाया गया है, फसलों में भी, और फसल की मात्राओं में भी बढ़ाया गया है। एब्सोल्युटली, दोनों क्षेत्रों में। दोनों जैसे 2-4 पहले फसलों में दिया जाता है, गेहूं चावल, अब 23 में है। अब 23 में। हाँ, अब 23 फसलों में आपके MSP हैं। बस ये जरूर है कि भारत सरकार अभी इस दिशा में काम कर रही है कि मंडी में जो भी अनाज पहुंचता है वो जल्दी से जल्दी सरकारी एजेंसियां जैसे FCI है, फूड कॉरपोरेशन, वो खरीद पाएं। अभी क्या हो रहा है कि वो मंडी तक जब सामान पहुंचता है तो वो पहले ही बिचौलिए उसको खरीद लेते हैं कुछ कम दाम में, कुछ गुमराह करके। तो अभी वो ई-मंडी करके एक भारत सरकार ने शुरू किया है, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन पर चेक कर सकते हैं कि अभी मंडी में क्या रेट है, वहाँ पर कहाँ पे बिक रहा है। ये सारी चीज़ें भारत सरकार ने ये सुविधाएं क्रिएट ऑलरेडी कर दी। तो प्रोफेसर साहब, ऐसा हम मान करके चले कि जैसे एक होता है ना, किसी जो जैसे पूंजीवादी कंसेप्ट के जो देश होते हैं, वहाँ पर इकोनॉमी तो उनकी ग्रो कर जाती है, बड़ी बड़ी इकोनॉमी खड़ी हो जाती है, पर पीपल जो है, स्थानीय पीपल, उनको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है।
बट हमारे कंट्री में ये दोनों दो तरफा हो रहा है। हमारी इकोनॉमी भी एक तरफ बढ़ रही है, दूसरा उस इकोनॉमी का लाभ भी मिल रहा है, पल हमारे आम जनता को भी मिल रहा है, जो कुछ आपने योजनाएं हाँ। बताई। और उसमें ये भी था, जैसे अभी आप देखेंगे कि भारत सरकार का जो भारत को आगे बढ़ाने का मॉडल है, उसका नाम ही है इंक्लूसिव ग्रोथ। जी, मतलब ग्रोथ विथ इंक्लूजन ऑफ पीपल हु वर लेफ्ट आउट, जिनको आप पहले छोड़ देते थे, अब उनको भी पहुंचाना है लाभ। आप देखिए कि कितने लोगों को वो इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत मिल पाता था। अभी क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जी, उसके तहत जियो टैगिंग हो गया है, जीपीएस के थ्रू ट्रैक होता है कि आपका घर बन रहा है कि नहीं, आपका घर का जो बनने का जो प्रगति है वो क्या हाँ है? वो कितना है। बिल्कुल। और स्टेजेस में भारत सरकार उनको पैसा रीइंबर्स करती है। तो पहले होता था पैसा दे दिया, उसके बाद जैसे भी बना नहीं बना, या बना लिया उसके बाद उल्टा पुल्टा बिल विल जमा करके दे देते थे। अभी सब चीज़ ई गवर्नेंस के तहत, और इस सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बहुत सारी चीज़ें ई गवर्नेंस में आ गई हैं, जिसके चलते आप जितना भी करप्शन वगैरह है बहुत कम हो गया है। अच्छा प्रोफेसर साहब, उसमें एक चीज़ और हम ऐड करना चाहेंगे कि क्या ये जैसे सरकार ने वो जीएसटी वगैरह लेकर के आई, उसका भी कुछ इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ा सर। पहले क्या था, मैंने तो बहुत सारा काम किया है यहाँ पे झारखंड सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। जी। उसमें मैं देखता था तो मुझे हंसी आती थी कि इतना ही सा सेल्स टैक्स आया, जबकि मुझे पता था कि 3-4 आदमियों को खाली मैं देख रहा हूँ, मैं चूंकि मारवाड़ी कम्युनिटी से हूँ तो मैं जानता हूँ वही लोग उतना टैक्स देना चाहिए था। तो इतना सारा टैक्स चोरी होता था, सेल्स टैक्स। अभी क्या है, जब इनपुट क्रेडिट की बात आ जाती है जीएसटी में, उसके चलते लोगों को ये इतना मतलब इंसेंटिव नहीं है कि वो चोरी करें, तो अभी वो टैक्स देते हैं और फिर बाहर अगले बायर से वो टैक्स वसूल लेते हैं, तो मतलब उनको कुछ लग ही नहीं रहा है। तो ये इनपुट क्रेडिट जो जीएसटी है, उसके चलते टैक्स का जो इवेजन होता था वो बहुत कम हो गया। और आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि देश में पहली बार जीएसटी का कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी क्रॉस कर गया है। तो ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये हम तो कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्री नहीं हैं, तो जैसा साफ साफ जो दिखता है, मोटा मोटा दिखता है कि कोविड आया, कोविड के कारण 2-2, 3-3 लहर दुनिया के देशों ने, वो अमेरिका जैसा देश, फिर चाइना जो अपने आप को कहता था कि हम बहुत दुनिया के पावरफुल हैं, तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब कमी आई। कुछ कर रहे थे तो उसको रोकना पड़ा, कुछ कर रहे थे तो बट हमारी सरकार जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कुछ नहीं रोक पाई, और लगातार ये डेवलपमेंट का काम हमारे यहाँ चलता है, लगातार चलते रहा। तो ये इसका क्या कारण है? वो एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है सर ऑटो पायलट का। जी, ऑटो पायलट में क्या होता है कि जब प्लेन एक सर्टेन गति पकड़ लेती है तो फिर पायलट का कोई काम नहीं होता, वो प्लेन खुद अपनी गति से उड़ता रहता है। तो भारत में वो टेक ऑफ स्टेज है। हमारे इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है, उसको टेक ऑफ थ्योरी कहते हैं। तो हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ कर चुकी है। अब कोविड आए चाहे कुछ आए, उसमें हो सकता है कि कुछ जैसे प्लेन बादलों से टकराता है तो थोड़ा बहुत हिलता है, लेकिन वो अपनी गति थोड़ा जर्क आएगा। हाँ, थोड़ा जर्क आता है, लेकिन अपनी गति से चलते रहता है। तो वो हम अभी टेक ऑफ स्टेज में हैं और हम ग्रोइंग इकोनॉमी है। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा रीजन है, मैं आपसे शेयर अगर करूं, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो 4 सेक्टर्स जो हैं हमारे यहाँ, वो बहुत बड़ा हमारे लिए वरदान है। जैसे एक है ऑफशोरिंग, मतलब देश के बड़े बड़े देश अपना बहुत सारा काम हमसे करवा रहे हैं, जो हम आउटसोर्सिंग जिसके कहते हैं। दूसरा है डिजिटलाइजेशन, मतलब अब ज्यादातर हमारे बिजनेस प्रोसेसेस और एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, एग्रीकल्चर में भी आ गया डिजिटल, पूरा डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो ये 2 वर्ड अलग अलग हैं, एक डिजिटल और एक डिजिटलाइजेशन। डिजिटल हो गया कि आप एनालॉग से डिजिटल कन्वर्शन कर दिए डेटा को, लेकिन डिजिटलाइजेशन का मतलब है कि आपने अपने पूरे बिजनेस प्रोसेस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगा करके चेंज कर दिया। उससे एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई और इंडिया अभी अग्रणी देशों में है डिजिटलाइजेशन में।
अभी आप देखिए यहाँ का जो यूपीआई है, उसको कहते हैं पेमेंट इंटरफेस। जी जी क्या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अभी देखिए पेटीएम, मोबीक्विक, गूगल पे, इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है और बहुत सारे देश इंडिया में अपने लोगों को भेज करके बोलते हैं कि सीखो वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो हमारे देश की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बहुत बहुत मतलब हाई क्वालिटी की संस्था है और इतना हाई क्वालिटी का काम होता है हमारे यहाँ। लेकिन प्रॉब्लम है कि कोई व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें अड़चन डालने का प्रयास करते हैं। हर जगह होता है। हाँ, वो हर जगह है, लेकिन इंडिया में विघ्न संतोषी जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। तो 2 आपने कहा, और 2 और क्या वरदान है? और 2, एक है मैंने आपको पहले ही बताया पीएल, वो उसके चलते मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया और उसका सबसे बड़ा ये एग्जाम्पल है कि हमारे देश में आईफोन बनने लगा और 1 साल में मैकबुक बनने लगेगा। ये बेंचमार्क है सर। मतलब अगर आईफोन बन रहा है मतलब आपके देश में वो टेक्नोलॉजी है और वो लोग हैं जो उस लेवल की चीज़ों को बना सकते हैं। और चौथा है एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब अभी देखिए हमारे पूरे विश्व में ये बात होती है कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही कहा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर डालेंगे। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस और भी बहुत सारी है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और जियोथर्मल एनर्जी, उसके अलावा हाइड्रोजन। ये इतनी सारी जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो रिन्यूएबल हैं, उससे आपके क्लाइमेट पर भी कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम एमिट हो, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं कम एमिट हो। और देश अभी देखिए G20 का लीडर बना है, लीडर बन गया है। हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें तो कोई पूछता ही नहीं था सर। हाँ, बिल्कुल नहीं पूछता। हाँ, और अभी देखिए हम G20 के अध्यक्ष हैं। तो अभी हम अग्रणी देशों में हैं, नंबर 5 इन GDP, नंबर 3 PPT में और PPP में, और अभी हम G20 के अग्रणी बने हैं। और एनर्जी ट्रांजिशन जो है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल, किरासन, इससे हट के सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस, उस तरफ जो जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं खुल गई हैं। तो हमें मतलब ह्यूमंगस ग्रोथ हो रहा है। मतलब जो दुनिया का जो एनर्जी पर एक मतलब वो था जो पश्चिम के देशों पर या मिडिल ईस्ट के देशों पर जो निर्भरता जो थी, उस बिल्कुल ही चेंज होने की दिशा में। हाँ, मतलब अगले 5 सालों में ऐसा अनुमान लगाया गया अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि अभी हम जितना उन पर निर्भर हैं उसका आधा हो जाएगा। अभी हम अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए करीब 70% दूसरे देशों पर हैं, वो घट के 35% हो जाएगा। तो ये भी बड़ी बात है सर। उससे कितना फॉरेन एक्सचेंज बचेगा आप सोचिए ना। अभी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का कितना बड़ा हिस्सा खाली सोना और तेल खरीदने में खर्च हो जाता है। तो तेल तो फिर भी ठीक है, सोना तो आदमी खाली अपना एक्यूमुलेट करने के लिए खरीदता है। तो ये ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि जो भी जितने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो हमारी बढ़ रही है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ ही साथ प्रो पीपल है। एब्सोल्युटली इंक्लूसिव ग्रोथ है इसमें। आप देखिए, बस अभी आप देखे होंगे नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है जिसमें एक कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में अभी भी हमारे देश में ये बहुत ही दुख का विषय है कि 25% जनसंख्या हमारी अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब वो वाला पॉवर्टी लाइन नहीं जो 32 रुपए प्रतिदिन, और पहले से थोड़ा बढ़ाया हम लोगों ने। नहीं, वो अब कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था कि आपको जिंदा रहने के लिए कितना पैसा चाहिए। अभी वो सिर्फ वो नहीं है, अभी उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन 3 चीजों को मिला करके एक इंडेक्स बनाया गया जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसमें भारत के 25% लोग अभी भी बहुत माने गरीब हैं, और झारखंड में 42% गरीब हैं, और बिहार में 52% गरीब हैं। तो ये तो काफी वीक, दोनों काफी वीक है। तो ये हम 3-4 बिहार से हम लोग ठीक हैं। हाँ, बिहार से रिलेटिवली तो वी आर बेटर, बट स्टिल 42% इज अनएक्सेप्टेबल।
बहुत ज़्यादा है। और 25% मुझे पता है कि भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कंपटीशन शुरू कर दिया है अलग अलग राज्यों के बीच में। तो हम लोगों ने अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई, और वो प्रो पीपल है, बिल्कुल लाभ मिल रहा है, ऐसे विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया। ऐसे ही कुछ विषयों पर फिर हम चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। रमाकांत जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए हम अपने टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।